हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? एकदम खतरनाक खतरनाक ही चलना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से कर लेना अगर परीक्षा में आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आपको लेकर आना है तो। क्लास 9 के पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। और इस चैप्टर के मैंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब मैं आपको एक एक करके कराऊंगा। देखो, अगर अभी तक आपने मैथमेटिक्स में कुछ नहीं करा है, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है, तो आप अभी से भी अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका चैप्टर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके एग्जाम आने वाले हैं तो इसलिए आपको अब सीरियसली लेना है और इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इसके बाद में जितने भी चैप्टर हैं क्लास 9 में एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन पहले आपको चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तो फिर आपको और अदर क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कोष्टक 3 प्लस √3 और कोष्टक 3 माइनस √3, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और आपसे पूछेगा कि सरल कीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? सरल कीजिए कोष्टक 3 प्लस √3 कोष्टक 1, फिर कोष्टक 3 माइनस √3, फिर से कोष्टक 1। तो इस तरीके के सवाल आएंगे और सरल करने को बोलेगा। तो हमें करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो एक बात समझो कि जब भी कोष्टक इस तरीके से है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के बीच में क्या करना है? हमें गुणा करना है। देखो, इस टाइप के सवाल दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हम गुणा कर लें या फिर एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम कर लेते हैं गुणा से। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये वाला जो 3 है इसका इंटू करना है, इसका गुणा करना है इन दोनों संख्याओं में। ठीक है, फिर उसके बाद हम इस वाले √3 का गुणा करेंगे इन दोनों संख्या में। इस तरीके से हम सरल करते चले जाएंगे। तो चलो पहले हम 3 का गुणा करते हैं किसमें? इस पूरी संख्या में, 3 माइनस √3। ठीक है, अब प्लस है, प्लस अब इस √3 का गुणा करते हैं इस पूरी संख्या में। तो क्या लिखेंगे हम? √3 किस में गुणा करना है? इस पूरी में, 3 माइनस √3। ठीक है, इस तरीके से हमें कर लेना है। अभी हमने गुणा करा नहीं है, सिर्फ हमने गुणा करना है, इस तरीके से जमा लिया है। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं। 3 का 3 में होगा, 3 तिया 9। ठीक है, माइनस है, माइनस आ जाएगा, फिर 3 का होगा √3 में, तो कितना जाएगा? 3√3। अब यहाँ पर क्या है? प्लस है। अब इसका इसमें हो गया और इसका इसमें हो गया, 3√3 आ गया, प्लस अब √3 का 3 में होगा तो क्या जाएगा? फिर से 3√3। फिर अब क्या है? माइनस है। अब √3 का √3 में होगा तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, अंडर रूट, मतलब रूट के अंदर 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि इस 3 का इस √3 में किया था तो 3√3 कैसे आ गया। देखो, अगर दोनों तरफ रूट हैं तो फिर वो बीच जो संख्या अंदर होती है उसका इंटू हो जाता है और रूट में आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक में रूट नहीं था और एक संख्या में रूट था, इसलिए हम क्या करेंगे? 3√3 इस तरीके से लिख दिया। अब इधर ध्यान से देखो, ये क्या है? माइनस है, मतलब माइनस के 3√3 में से प्लस के 3√3 घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो घटेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। लेकिन हम क्या करेंगे? इसको 0 बचेगा तो इन दोनों को काट देते हैं। अब अपने पास क्या बचा? अब अपने पास बचा 9 माइनस √9। ठीक है, क्या बचा? 9 माइनस √9। अब 9 ऐसा कैसा? माइनस √9, मतलब 9 का वर्गमूल कितना होता है? आप सभी को पता होगा 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, अब 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6 बचे। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सरल करते हैं। कुछ नहीं करना है, पहले गुणा करना है। ठीक है, गुणा करने के बाद आगे आपको हल करते चले जाना है, अपने आप क्वेश्चन सही होता चला जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इसमें हम चाहें तो एक सर्व समीकरण लगा कर भी इसको हल कर सकते हैं। देखो, ये मान लो इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बी। अब सेम है तो इसको भी अपन ए मानेंगे और इसको भी अपन बी मानेंगे। इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस है तो इधर माइनस।
ठीक है। अब ये क्या बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी। अगर आपको याद होगा कि एक सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक सर्वसमीका होती है। तो इस जैसा तो ये लग रहा है, अपन को पता है a इसको मान रहे हैं अपन और b इसको मान रहे हैं, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो a की जगह क्या लिखेंगे अपन, 3, क्या हो गया 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या लिखेंगे √3, क्या हो गया √3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस इससे अपन इसको घटा दो, काट दो। ठीक है, क्या बचा, 3 बचा। मतलब रूट के ऊपर अगर स्क्वायर चढ़ा होता है तो स्क्वायर से रूट अपन कैंसिल कर सकते हैं। अब 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो या तो आप इस तरीके से कर लो इस टाइप के सवालों को, या फिर आप इस तरीके से कर लो। दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप कर लो, आपका आंसर सही आएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपना, सरल कीजिए 3 प्लस √3 और फिर कोष्टक 2 प्लस √2। देखो 3 प्लस √3 कोष्टक 2 प्लस √2, इस तरीके से सवाल आएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्टक लगा है तो गुणा करना ही पड़ेगा सरल करने के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो 3 का गुणा इन दोनों में होगा पहले, तो चलो कर लेते हैं। 3 2 प्लस √2। ठीक है, अब इस वाले √3 का गुणा होगा उन संख्याओं में, प्लस √3 का गुणा किस में होगा, इनमें, 2 प्लस √2। ठीक है, अपन को एक इस संख्या का दोनों में गुणा करना है, फिर इस वाली संख्या का दोनों में गुणा करना है। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं। अभी हमने सिर्फ जमाया था, 3 दूनी 6 प्लस √2 का 3 में होगा तो क्या हो जाएगा 3√2। ठीक है, हो गया दोनों का, 3 का इसमें हो गया, 3 का इसमें हो गया, प्लस √3 का 2 में होगा तो फिर क्या हो जाएगा 2√3 प्लस अब 3 का मतलब √3 का √2 में होगा तो 3 दूनी 6, किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कुछ करने की अपन को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्या है, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, और हमको क्या करना है, सरल कीजिए। ऐसा लिखा है, सरल कीजिए √5 प्लस √2 का स्क्वायर। देखो इसकी तुलना हमको करना है एक सर्वसमीका का, इसकी तुलना हमको करना है एक सर्वसमीका से। आपको याद होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होती है सर्वसमीका। लगभग सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डीपली अब जाएंगे तो इतना अपने पास अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये सभी को लगभग पता होगा। तो इसमें a इसको मानेंगे, किसको मानेंगे, जब हम इससे तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा √5 और b बराबर हो जाएगा √2। तो अब a और b के मान हम इसमें रखते हैं। देखो a की जगह √5 प्लस b की जगह √2 स्क्वायर बराबर, अब a की जगह √5 मतलब, और स्क्वायर चढ़ा है सर्वसमीका पे तो स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस b की जगह क्या है √2 स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस 2 इंटू a की जगह √5 इंटू b की जगह √2। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं। देखो अगर रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा इधर 5 प्लस इधर बचा 2 प्लस इधर क्या है 5 रूट में 5 और रूट में 2, तो 2 इंटू 5 दूनी 10, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2√10 है ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मतलब इसको 2 बार लिखना है। कैसे, ऐसे, मतलब किसी भी चीज़ जैसे अगर एक पे स्क्वायर चढ़ा तो इसका मतलब होता है
एक को 2 बार लिखना है, 2 पे स्क्वायर चढ़ा तो इसका मतलब होता है 2 × 2, ऐसे लिखना है, ठीक है, 2 बड़ा 2। इसी तरीके से इस पे स्क्वायर चढ़ा है तो हम इसको √5 + √2 और √5 + √2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चाहे आप ऐसे कर लो सर्व समीकरण लगा के या फिर ऐसे कर लो। अब इसमें वही आपको इंटू करना है, √5 का इन दोनों में इंटू करना है, फिर √2 का, इधर √2 है, √2 का फिर इन दोनों में करना है, जैसे हमने पहले अभी सवाल किए थे उस तरीके से। तो आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि इस टाइप के अगर सवाल आएंगे तो आपको कैसे हल करना है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, करना इसी तरीके से है। देखो इतने भी क्वेश्चन है, इनमें से कोई सा भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा सरल करने के लिए, है ना। तो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है √5 - √2 और √5 + √2। इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो इनका गुणा करके और दूसरा सर्व समीकरण लगा के, ठीक है। तो गुणा करके करते हैं पहले, कैसे होगा, √5 का गुणा होगा इन दोनों में, फिर √2 का गुणा होगा उन दोनों में। तो चलिए करते हैं, √5 किस में होगा, √5 + √2, ठीक है। अब माइनस √2 का होगा इन दोनों में, √5 + √2, ठीक है। चलो अब गुणा करो, गुणा कैसे करेंगे अपन, √5 का √5 में होगा तो कितना हो जाएगा 25 √ 5 25 प्लस 5 का 2 में होगा तो 5 दूनी 10 √ है ना, माइनस, अब इस माइनस का इसमें होगा तो कितने आएंगे 5 दूनी 10, काय के आएंगे 10, माइनस के आएंगे, ठीक है। अब इधर प्लस का है, इधर माइनस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस 2 का किस में होगा, इसमें, तो 2 दूनी 4 √ 4, ठीक है। अब 25 का वर्ग कितना होता है, आप सभी को पता होगा 25 का वर्ग होता है 5, ठीक है। 25 का वर्ग होता है कितना, 5। अगर आपको नहीं है पता तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे 5 × 25, 5 × 5, एक जोड़ा बन गया। वर्गमूल में हमेशा क्या करते हैं, एक जोड़ा को बाहर निकाल लेते हैं, जोड़ा हमेशा एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो 25 का वर्गमूल कितना है, 5 है, प्लस इधर देखो एक प्लस का 10 √ 10 है और माइनस का √ कितना है, 10 है। मतलब रूट में एक प्लस का 10 है और एक माइनस का 10 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे या फिर घट जाएंगे, ठीक है। अब इधर क्या बचा, माइनस का √4, माइनस √4 मतलब कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 बचे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम सर्व समीकरण लगाकर कर सकते हैं, तो इसको हम किससे तुलना कर सकते हैं, इससे, a - a² - b² बराबर a + b और a - b, इससे तुलना करेंगे तो देखो ये अपना a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a b, तो इस साइड का तो सवाल में है ही, तो हम क्या करेंगे, a b का मान हम रखेंगे इस साइड वाले में, ठीक है। तो a की जगह हम क्या रखेंगे, √5, इस पे अगर स्क्वायर चढ़ा तो स्क्वायर चढ़ा दिया, घात चढ़ी है तो घात चढ़ा दिया, माइनस b की जगह अपन क्या रखेंगे, √2, इस पे स्क्वायर चढ़ा है तो चढ़ा दिया। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इधर भी स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गए, 5 - 2 बचे, फिर ये 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3। तो इन दोनों तरीकों से आप कोई से भी तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को हल करना आना चाहिए। या तो आप गुणा करके हल कर लो या फिर इस टाइप की सर्व समीकरण लगाकर हल कर लो। और मुझे पता है कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी होगी मैथमेटिक्स में तो आपको ये नॉर्मल सी सर्व समीकरण तो आती ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 1/3 कोष्टक के ऊपर एक और पावर चढ़ी है 7, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए, मतलब बटे में संख्या हो, घात चढ़ी हो, तो ये सब है घातांक के क्वेश्चन, है ना, घातांक के प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें घातांक के नियम आना चाहिए। तो 3 4 5 नियम है, वो आप जल्दी से अच्छे से समझ लो। देखो, जब भी किसी भी संख्या, कोई भी संख्या इनटू में होंगी और उसका आधार एक जैसा होगा, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ठीक है। मतलब a कोई संख्या है,
ये कोई संख्या है, दोनों संख्या एक जैसी है और ये पावर चढ़ी है, मान लो कोई भी पूर्णांक पावर चढ़े हैं, कोई भी संख्या है, तो इसका हल क्या होगा, a की पावर m प्लस n। मतलब कि गुणा में अगर आधार एक जैसा है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं और आधार कॉमन आ जाता है। ठीक है, मतलब गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ऐसे याद रखो। अगर यही बात अगर भाग में हो, जैसे कि a की पावर m भाग a की पावर n, तो क्या होगा, भाग में हमेशा क्या होता है, घातें घट जाती हैं, मतलब a की पावर m माइनस n। अब इस भाग को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n। तो ये भी भाग देना ही है, मतलब a की पावर n से अपन a की पावर m में भाग दे रहे हैं। तो देखो आधार एक जैसी है, भाग में है तो क्या होगा, घातें घटेंगी, मतलब a की पावर m माइनस n। ठीक है, दो चीज समझ आई आपको कि गुणा में अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और भाग में आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। ठीक है, अब एक चीज कि अगर घातों के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है, जैसे a की पावर m और इसके ऊपर भी एक और घात है, तो ये क्या होगा, घातों में गुणा हो जाएगा, जैसे a की पावर m इंटू n है ना, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक बटे a की पावर n है, इस टाइप से कोई संख्या बटे में है और नीचे पावर चढ़ी है या घात चढ़ी है, ठीक है, तो इसको जब हम घात को ऊपर ले जाते हैं तो ये घात क्या माइनस में आ जाती है। ठीक है, अगर नीचे संख्या पे घात चढ़ी है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे, गुणा में ले जाएंगे, तो घात माइनस में हो जाएगी। और ऐसा ही उल्टा होगा, मान लो कोई सी संख्या ऊपर माइनस में है घात में, तो हम उसको अगर घात को प्लस में करना है तो उसको क्या करेंगे, हम बटे में ले जाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक और नियम है कि मान लो घातें समान है, अभी देखो आधार समान थे, मान लो घातें समान है, जैसे कि a इंटू बी, ए की घात m और b की घात m। अब यहाँ पर क्या है, घात समान है तो क्या होगा, यहाँ पर घात कॉमन आ जाएगी, a इंटू बी और घात क्या हो जाएगी, कॉमन आ जाएगी। तो इस टाइप के जो सवाल है इस तरीके से हमको करना पड़ता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, घातांक के नियम, इनको आप अच्छे से कर लेना। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, 1/3 की पावर 3 कोष्टक की पावर 7। तो सबसे पहले हमने एक नियम पढ़ा था, कौन सा वाला, ये वाला, कि बटे में अगर पावर है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में पावर चली जाती है। तो देखो 1/3 की पावर 3 है, मतलब 3 की घात 3 है और एक घात चढ़ी है 7। तो इसको अगर हम हल करें तो अगर हम इस 3 की घात 3 को ऊपर ले जाएं तो ये माइनस में हो जाएगी, -3 इस तरीके से। ठीक है, और इस पे घात कितनी है, 7 घात है। ठीक है, तो इस पे हमने कौन सा वाला रूल लगाया, ये वाला, 1/a की पावर n बराबर, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में घात हो जाएगी, ये 3 माइनस में हो गई, इधर नीचे प्लस में थी। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, आई होप, मुझे उम्मीद है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ बन रही है कि घात के ऊपर घात हो गई है, तो जब भी घात के ऊपर घात होगी तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 3 की घात 3 तो -3 इंटू 7, ऊपर घातों का क्या हो गया, गुणा हो गया। इसको हल करो, 7 तिया 21। ठीक है, तो या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा, या अपन चाहते हैं कि ये माइनस की घात है इसको हम प्लस में लिखें, तो हम क्या करेंगे, 1/3 की घात 21 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो या तो आप आंसर यहीं तक छोड़ दो या फिर इतना कर लो। तो ये घातांक के नियम है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप इस टाइप के सवालों को कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का, घातांक के नियम से ही, ध्यान से देखना। देखो 7 की घात 1/2 डॉट 8 की घात 1/2। देखो पहली बात तो क्या है, ये डॉट का मतलब है, ये डॉट का मतलब है इंटू। ठीक है, क्या है, 7 1/2 घात इंटू 8 की घात 1/2। मैंने क्या बोला था कि जब भी घातें समान होंगी, घातें समान होंगी तो क्या होगा, घातें कॉमन आ जाती हैं। ठीक है, गुणा में घातें समान होती हैं, कॉमन आ जाती हैं, वो वाला रूल इसमें लग रहा है। देखो ये रूल्स को भी अच्छे से तुम याद कर लेना, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 इंटू 8 घात क्या आ गई अपनी, कॉमन आ गई। ठीक है, अब आगे क्या होगा, 8 का पारा 7 बार पढ़ो तो कितने आ जाएंगे, 8 × 7 = 56।
56 की घात 1/2। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना इन सवालों में, सिर्फ आपको ये नियम पता होना चाहिए। और फिर ये नियम अगर आपको पता है और अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि कौन सा नियम लगेगा, तो आप बहुत आराम से सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 125 की घात -1/3। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 125 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम छोटे कर सकते हैं, मतलब इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो थोड़ा हमें ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 25 के पहले गुणनखंड करो, कितने होंगे, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, मतलब 5 कितनी बार आया, 3 बार। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है, अब इस पे घात क्या चढ़ा सकते हैं, 1/3। ठीक है, अब देखो कोई सी भी संख्या की अगर 3 बार लिखी है तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 1 अपन ने 3 बार लिखा तो इसका मतलब होता है 1 की घात 3। ठीक है, 2 अपन ने 3 बार लिखा तो इनटू में मतलब गुणा में 2 3 बार लिखा तो इसका मतलब होता है 2 की घात 3। ठीक है, इसी तरीके से 5 3 बार लिखा है तो इसको हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और -1/3 ये इसकी भी ऊपर घात है। अब यहाँ पर आपको रूल दिख रहा होगा, इसमें से कोई सा भी रूल, कौन सा दिख रहा है, घातों के ऊपर घात है, मतलब कि घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चलो आगे करते हैं, 5 3 × -1/3 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो गुणा करेंगे तो हम इस 3 से इस 3 को काट दो। अब क्या बचा, 5 घात क्या बची, 1 माइनस की, देखो 5 की घात -1 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 की घात -n है, अगर हम इस साइड ले जाते हैं तो ये नीचे आ जाती है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, मतलब 5 की घात 1 हो जाएगी। अब 1 को घात को लिखो या मत लिखो, तो इस तरीके से भी आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/5 इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। देखो इसमें कौन सा घातांक का नियम लग रहा है, कौन सा, ये दोनों क्या भाग में है। ठीक है, इसको चाहे अपन ऐसे लिखो 11 की घात 1/2 भाग 11 की घात 1/4, तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना। तो इसमें कौन सा वाला रूल लगेगा, ये वाला, जब भी भाग में होती हैं और आधार एक समान होते हैं तो घातों में घट जाती है, घातों में घटाना हो जाता है, मतलब घातों में माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 की घात 1/2 -1/4। ठीक है, अब 11 इसका लो LCM कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 का इंटू इधर करो, 4 एकम 4 -2 का इधर करो, 2 एकम 2। ठीक है, अब आगे 11 की 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 और 8 नीचे नीचे, 2 एकम 2, 2 चुक्को 8। ठीक है, तो 11 की घात 1/4, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि हर का परिमेयकरण कीजिए 1/3√7। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनमें हमसे पूछा जाएगा कि परिमेयकरण कीजिए। तो चैप्टर फर्स्ट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिमेयकरण करना। क्या पूछ रहा है, हर का परिमेयकरण करना। देखो जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 2/3, तो बटे में जब भी संख्या होती है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं क्या, अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं हर। तो भैया यहाँ पर हमसे यही तो पूछ रहा है कि हर का परिमेयकरण कीजिए, तो हम परिमेयकरण करेंगे मतलब हमें हर के साथ छेड़छाड़ करना है, मतलब नीचे वाली संख्या के साथ छेड़छाड़ करना है और ऊपर वाली संख्या को वैसा का वैसा रहने दीजिए। ठीक है, तो परिमेयकरण जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, ये नीचे वाली ये संख्या दी है इसका इंटू हम ऊपर भी करते हैं और नीचे भी करते हैं, नीचे वाली संख्या को गुणा ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। ठीक है, करते हैं कैसे, 3√7 बटे 3√7, तो इसका गुणा इसमें भी करेंगे और इसका गुणा इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 × 3√7। ठीक है, इस तरीके से इनको लिख लेते हैं, बटे 3√7 इंटू काय में होगा इसमें
3√7 में, ठीक है, ये हो गया। अब एक में इसका होगा तो ये सेम आ जाएगा, 3√7 ऐसा का ऐसा जाए, क्योंकि कोई सी भी संख्या से अपन एक में इंटू करते हैं, गुणा करते हैं, तो वही की वही संख्या आ जाती है। अब इसमें आप गुणा करो, जो रूट वाली संख्या का गुणा कर देंगे और बगैर रूट वाली संख्या का गुणा कर देंगे। 3 का 3 में करेंगे, 3 तिया 9, और रूट वाली संख्या का रूट वाली संख्या में करेंगे तो रूट के अंदर क्या जाएगा, 7 सत्ते 49, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, 3√7 ऐसा का ऐसा रहेगा, 3√7 ऐसा का ऐसा रहने दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 9 है, 9 भी ऐसा का ऐसा रहेगा। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है, 49 का वर्गमूल होता है 7, ठीक है। इतना तो अब आपको पता ही होना चाहिए कि 49 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक है। अपन ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते, क्योंकि डीपली जाएंगे तो वीडियो चला जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा। तो चैप्टर फर्स्ट की या क्लास 9 के मैथमेटिक्स के पूरे चैप्टर की वीडियो प्रश्नावली 22, मतलब प्रश्नावली एक प्रश्नावली में आपको अपलोड करूंगा, लेकिन अभी एग्जाम आने वाले हैं तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर ही ध्यान दे रहे हैं। देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, 7√7 अपन 7 तिया 21, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें परिमेयकरण वाले सवालों को करना है। परिमेयकरण मतलब हर की जो संख्या रहेगी नीचे वाली संख्या का ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है, और फिर इस तरीके से सॉल्व करते चले जाना है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण कीजिए 1/√7 माइनस √6। तो देखो परिमेयकरण जब भी हम करते हैं तो क्या करते हैं, जो हर होता है उसका ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो √7 √6 ऊपर भी गुणा होगा और नीचे भी होगा, तो √7 और √6। तो हर का ऊपर भी गुणा करना है और हर का नीचे भी गुणा करना है इसी से, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर चिन्ह तो लगाया नहीं, यहाँ पर तो माइनस लगाया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो जो हर होता है, अगर इसमें माइनस का चिन्ह है बीच में, तो इस साइड आके वो प्लस का हो जाता है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इससे पहले वाले सवाल में बीच में ना तो माइनस का चिन्ह था ना प्लस का था, इसलिए हमने डायरेक्ट सिर्फ गुणा कर दिया था। लेकिन अगर माइनस और प्लस का चिन्ह है तो जब हम गुणा करेंगे तो उसमें चिन्ह बदल जाएंगे, हमेशा याद रखना, नहीं तो यहीं पर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, सवाल पूरा का पूरा गलत होता चला जाएगा। अब ऊपर का इंटू ऊपर होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट उतारेंगे फिर वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 1 का इंटू अगर इन दोनों में होगा तो यही की यही संख्या जाएगी, तो क्या जाएगी, √7 प्लस √6, ठीक है। 1 का इंटू हमने इनमें करा है। अब √7 माइनस √6 का गुणा होगा काय में, इसमें, तो √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6, ठीक है। इस टाइप से होगा। ऊपर तो हमने 1 का पहले ही कर दिया था, अब नीचे करना है। तो देखो यहाँ पर एक सर्वसमीका आपको नज़र आ रही होगी, अभी पहले भी हमने इस टाइप के सवाल करे थे। ये हो गया अपना ए, ये हो गया अपना बी, माइनस का चिन्ह है बीच में, और ये हो गया अपना ए प्लस ये हो गया अपना बी। तो सर्वसमीका आपको अब याद आ गई होगी, कौन सी है, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो a माइनस बी, a प्लस बी तो उस साइड का है ही, तो हम इस पूरे को a अगर √7 माने और b बराबर √6 माने तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब a² माइनस b² की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं, a की जगह क्या है अपना 7 है, √7, तो √7 उस पे स्क्वायर चढ़ाए तो स्क्वायर चढ़ा दो, माइनस है तो माइनस, b की जगह क्या है √6, तो √6 स्क्वायर चढ़ाए, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो 7 माइनस क्या बचा 6 बचा, 7 में 6 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो परिमेयकरण मतलब ये होता है हर का ऊपर भी इंटू करना है नीचे भी इंटू करना है, मतलब गुणा करना है। और यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह है तो इस साइड जाकर चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर हमने सर्वसमीका लगाई, सर्वसमीका भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो इसका आपस में गुणा कर सकते हो, जैसे √7 का इन दोनों में गुणा होता है, फिर √6 का इन दोनों में
गुणा होता है, लेकिन सर्व समीकरण लगाने से सवाल इजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर का परिमेयकरण कीजिए 1/2 प्लस रूट 3। ठीक है, 1/2 प्लस रूट 3। तो परिमेयकरण जब भी हम करते हैं, अब आपको परिमेयकरण करना तो आ ही गया होगा, जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हर का ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंटू होगा, 2√3/2 प्लस रूट 3। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, क्योंकि मैंने बोला था जब भी परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, इधर अगर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ। तो चलो अब 1 का ऊपर इंटू करो, दोनों में क्या आएगा, 1 का किसी भी संख्या इंटू करते हैं तो क्या जाता है, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है, इसको a मान के इसको b मानेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला से, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। मैं फिर से ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसको a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, तो चलो लिख देते हैं। तो ऊपर क्या बचा, 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या बचा अपना, इसको हम पूरे कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर बराबर ऊपर 2 माइनस रूट 3 ऐसा का ऐसा रहेगा, और नीचे 2 की स्क्वायर मतलब 4 माइनस, और इससे ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा यहाँ पर 3 बचा। अब बराबर क्या होगा, 2 माइनस रूट 3 बटे 4 में से 3 गया तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2 माइनस रूट 3। कितना जाएगा, 2 माइनस रूट 3। आई बात समझ। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो ना, जल्दी से कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5/√2 माइनस रूट 5 का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम हर का ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो √2 माइनस रूट 5, √2 माइनस रूट 5। ठीक, लेकिन यहाँ पर माइनस की है नीचे, तो ऊपर जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएंगी, ये प्लस की हो जाएंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल याद रखना। अब ऊपर का ऊपर इंटू करते हैं, तो पहले 5 का इंटू किस में करेंगे, √2 प्लस रूट 5 में, है ना, और नीचे इन दोनों का इंटू करेंगे, तो √2 माइनस रूट 5 और √2 प्लस रूट 5। ठीक है, अब आ गए 5 का इसमें करा तो 5 दूनी नहीं 5√2 प्लस इसका इसमें करा तो 5√5 बटे, अब देखो यहाँ पर फिर से वही वाला वो फॉर्मूला आ गया है ना, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a की जगह हम क्या मानेंगे, 2 मानेंगे, तो क्या जाएगा, √2 का स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर माइनस b की जगह हम क्या मानेंगे, √5, क्या जाएगा, √5 का स्क्वायर। ये कैसे आया, इसको अपन ने कौन से वाले फॉर्मूला से करा, याद रखना, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला फिर से हमने लगा दिया। अब आगे क्या होगा देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5 इसमें है 5 इसमें है, तो दोनों इसमें 5 कॉमन ले रहा हूँ, 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √2 और √5, तो √2 प्लस √5 बटे नीचे इस स्क्वायर से ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या बचा, 2 माइनस 5। ठीक है, क्या बचा, 2 माइनस 5। आई बात समझ। अब आगे क्या बचेगा, 5√2 प्लस √5 बटे 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3 बचे, काय के, माइनस के। आई बात समझ। अब नीचे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5/3 √2 प्लस √5, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे चैप्टर 1 का ये परिमेयकरण वाला टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन अब आप मिस करोगे। परिमेयकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से आते हैं, तो परिमेयकरण अब आपसे अच्छे से बनेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आया, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अब अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किस किस बीच में करना है, हल करो। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, 3/5 और 4/5 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसमें 3/5 और 4/5 के बीच की कोई 6 परिमेय संख्याओं के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो देखो ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे और 6 परिमेय संख्याओं का पूछ रहा है, 5 परिमेय संख्या पूछ सकता है, 8 परिमेय संख्या पूछ सकता है, कितनी भी पूछ सकता है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि देखो हर में एक समान संख्या, देखो जैसे जहाँ में 3/5 है और 4/5 है, तो नीचे 5 है, इधर भी नीचे 5 है, तो एक सी संख्या है। तो हम क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है उसमें पहले तो हम 1 जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है कितनी पूछ रहा है, 6 परिमेय संख्या, तो 6 में पहले हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 7 आ गए। मान लो 6 की जगह 5 परिमेय संख्या पूछता और नीचे हर में एक समान संख्या होती, तो हम क्या करते, 5 में 1 जोड़ देते। 4 पूछता तो 4 में 1 जोड़ देते, कितना आ जाता, 5 आ जाता। आई बात समझ। तो 6 में जब हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 7। अब इसमें क्या करेंगे, 7 का ऊपर भी इंटू कर दो और नीचे भी इंटू कर दो। इसी तरीके से इधर ऊपर भी इंटू कर दो और नीचे भी इंटू कर दो। आई बात समझ। तो देखो क्या आएगा, इधर 7 दिया 21, 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, इधर क्या आएगा, 7 चुक्को 28, 7 पंजे 35। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब उसने पूछा था कि बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब इसके और इसके बीच की 6 परिमेय संख्या। तो देखो क्या करेंगे, 21/35 है तो अब हम लिखेंगे 22/35, 23/35, इसी तरीके से 24/35, 25/35, 26/35 और 27/35, और ये हो गया 28/35, है ना। कितनी संख्या पूछी थी, ओनली 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई 6 परिमेय संख्या। अब आप नीचे आंसर करके लिख देना कि 6 परिमेय संख्या इस प्रकार है और आगे लिख देना ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, परिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ, ये होती है परिमेय संख्या। तो 6 पूछी थी तो 6 लिख दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है आपका 5/7 और 9/11 के बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11, देखो 5/7 और 9/11, पहले तो आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, उसने कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, लेकिन उसमें हर समान था। लेकिन भैया इसमें हर तो समान है ही नहीं। अब हम क्या करें, कितनी संख्याएं पूछ रहा है, 3 पूछ रहा है। तो अब जब भी हर समान नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे इस तरफ का जो हर है इसका इंटू हम इस साइड दोनों तरफ कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और इसका जो हर है इसका इंटू हम इधर कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बस इतना सा करना है। जब नीचे एक जैसी संख्या होगी तब जितनी संख्या पूछ रहा है उसमें 1 जोड़कर इंटू करना है, और जब अलग अलग संख्या होंगी तो हर का इंटू एक दूसरे में दोनों ऊपर नीचे कर देना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77, ठीक है, 9 सत्ते 63, 11 सत्ते 77। अब इसकी बीच की कोई भी 3 परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखो 55 के बाद क्या आएगा, 56/77, 57/77, 58/77, 59/77, 60/77, ऐसे 61/77, 62/77 और 63/77। तो बहुत सारी संख्याएं आ सकती हैं, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन हमको कितनी बतानी है, सिर्फ 3 बतानी है। हमको कितनी बतानी है,
3 बतानी है। तो जितनी पूछ रहा है हमको सिर्फ उतना ही लिखना है। 3 बतानी है तो हम ये 3 लिख देंगे। 56/77, कोई सी भी 3 लिख दो। 58/77 और 60/77, कोई सी भी 3 लिख दो, है ना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम बिल्कुल लाइन से लिखें या फिर आगे से लाइन से लिखें, कहीं से भी लिख दो, बस हमको 3 बतानी है तो हमने 3 लिख दिया। तो इस टाइप से भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। या तो हर एक समान होंगे या हर अलग अलग होंगे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप में। तो अगला क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अब उसमें क्या हो रहा था, एक क्वेश्चन में नीचे हर था, एक समान था, तो हम जितनी संख्या पूछ रहा था उसमें एक जोड़ के हमने इंटू करा था, गुणा करा था। अगले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हर समान नहीं था तो हर से एक दूसरे में ऊपर और नीचे गुणा करा था। अब इसमें भैया इसमें हर ही गोल कर दिया, इसमें नीचे कुछ है ही नहीं बटे में। तो जब भी बटे में नीचे कुछ नहीं होता है तो देखो ऐसे तो देखने में ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या हमेशा वो होती है जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये तो p/q के रूप में है नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम पहले क्या करेंगे, इसको परिमेय संख्या बनाना पड़ेगा। जैसे बटे में 1 कर देंगे, इसके बटे में भी 1 कर देंगे। अब ये p/q के रूप में हो गई, अब ये इस रूप में हो गई, ठीक है, इस रूप में हो गई। तो मतलब ये परिमेय संख्या है। तो इन्हीं के बीच क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ पर नीचे हर में 1 है, इधर भी 1 है, मतलब हर एक समान है। तो हर जब भी एक समान होगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना है कि जितनी परिमेय संख्या हमसे पूछ रहा है उसमें 1 जोड़कर ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 5 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 का इंटू हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, इसमें भी ऊपर करेंगे और नीचे भी करेंगे। तो देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6, अब 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ठीक है, इस टाइप से आ गए। अब कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है, 5। तो चलो 6 के बाद 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये हो गई 12/6। कितनी पूछ रहा है, 1 2 3 4 5। तो ये हो गई 1, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी और ये हो गई 5वीं। तो आगे अब आप आंसर करके लिख देना कि 5 परिमेय संख्या ये हैं, नीचे ये लिख देना कि 5 परिमेय संख्या 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो इस तरीके से इस टाइप के अगर प्रश्न आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब आपसे इस टाइप के प्रश्न नहीं छूटेंगे। और देख लेना एक ना एक प्रश्न आपका इस टाइप में से जरूर आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और आगे भी इसी तरीके की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपके लेकर आने वाला हूँ क्लास 9 के। तो जल्दी से जल्दी लाइक करें और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सीख लें। अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 पर बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रश्न। अब यहाँ पर क्या बात कर रहा है, बात ये कर रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि 0.3333 बराबर 0.3 पर बार, इसको हमें किस रूप में व्यक्त करना है। देखो ये है दशमलव वाला रूप, इसको हमें व्यक्त करना है p/q के रूप में, मतलब बटे के रूप में व्यक्त करना है। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो नीचे बटे में आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर भले ही आ जाए। तो इस तरीके के अगर प्रश्न आएंगे तो हमें कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जिस संख्या पर बार होता है, या मतलब बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब कि 0.3333। अब ये संख्या हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, हमेशा 3333 आता रहेगा। जैसे 3 पे बार है, 33। मान लो यहाँ पर 25 पे बार होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 25 बार बार रिपीट हो रही है, ऐसे ही 25 रिपीट होती चली जाएगी। मान लो 300 पे बार है, तो इसका मतलब होता है कि बार बार अब 300 रिपीट होगी, 300 बार बार आएगी, ठीक है। तो ये बार का मतलब ये होता है, ठीक है। तो बार का मतलब मुझे लगता है आप समझ आ गए होगा।
तो देखो इस तरीके के अगर क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है। क्या मानना है? मानना ये है कि माना x बराबर क्या है, 0.3333 है। ठीक है, x बराबर 0.33 हमने मान लिया। इसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ 10 से गुणा कर देंगे, इस तरफ और इस तरफ। तो क्या लिखेंगे, 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स, मतलब x में 10 से गुणा करा और किस में करेंगे 10 से गुणा, इसमें करेंगे 10 इंटू 0.3333। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि 10 से गुणा ही क्यों करा, है ना। हम 5 से, 2 से, 20 से, कितने से भी गुणा कर सकते थे, लेकिन हमने 10 से ही गुणा क्यों करा। हमेशा याद रखना कि जब भी एक संख्या रिपीट हो रही हो, मतलब 3 रिपीट हो रही है, मतलब एक संख्या पे क्या चढ़ा है, बार चढ़ा है। जब भी एक संख्या रिपीट होगी तो हम 10 से गुणा करेंगे। और जब भी दो संख्या रिपीट होंगी, है ना, 2 संख्या रिपीट होंगी तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। 3 संख्या रिपीट होंगी तो हम क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। मतलब जितनी संख्या रिपीट होंगी उतने एक में 0 लगा के गुणा करना है। मान लो 33 रिपीट होती है, फिर हम 100 से गुणा करते, एक में 2 0 लगा कर गुणा करते। लेकिन यहाँ पर कितनी, एक संख्या रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है, इसलिए हम सिर्फ 10 से गुणा कर रहे हैं और दोनों तरफ हमें गुणा करना है। आई बात समझ? मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब 10 का गुणा x में करेंगे, कितना आ गया, 10x बराबर। अब 10 का गुणा आप इसमें करो, देखो अगर आप ज़्यादा ऐसे गुणा करोगे, कैसे, 0.3333 इंटू 10 ऐसे करोगे तो कैसे करोगे, पहले 0 का लगाओ इसमें, 0.0, फिर इंटू, फिर 1 का करो 3.3, इस तरीके से आएगा 0.333.3। तो क्या आ जाएगा, 3 दशमलव, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, किस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, 3.3333। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है कि अगर हम 10 से गुणा कर रहे हैं, है ना, 10 से गुणा कर रहे हैं, इसमें कितनी, 1 0 है, तो दशमलव क्या होगा, इससे एक अंक बाद खिसक जाएगा। तो गुणा करने पर क्या आएगा, 3.333, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 3.333। 1 0, मान लो जहाँ पर 100 से गुणा कर रहे होते, 0.2 अंक बाद आ जाएगा, मतलब 33.333, इस तरीके से आ जाता। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 क्या है अपना, 10x बराबर 3.3333, है ना। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.3333, घटाओ 10x में से 1x गया तो 9x बराबर कितने बचे, 9x। अब 3 में से 3 का 0, 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 डॉट, और 3 में 0 गए तो 3 डॉट के बाद ये 0 0 रहेंगे, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, कितना आ गया यहाँ पर, 9x बराबर 3, 9x बराबर 3, x बराबर 3/9, x बराबर 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3। तो देखो x बराबर क्या आ गया, 1/3 आ गया, मतलब कि p/q के रूप में आ गया, बटे के रूप में आ गया, और q बराबर 0 भी नहीं है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मान लेना है, फिर हमें 10 से गुणा करा है, तो हम 10 से गुणा ही क्यों करा, क्योंकि एक संख्या पर बार लगाए, एक संख्या रिपीट हो रही है, 2 रिपीट हो रही होती तो हम 100 से गुणा करते। आई बात समझ? फिर समीकरण 2 और 1 बन जाएगा, तो हम 2 में से 1 को घटा देंगे, हमारा जो है मान निकल आएगा। अगला क्वेश्चन हमने ले लिया बिल्कुल उसी की तरह। वहाँ पर हमने क्या करा था, 0.3 पे बार चढ़ा था, उसको हमने p/q के रूप में व्यक्त किया था। अब यहाँ पर है p/q के रूप में दर्शाइए कि
6 पे बार चढ़ा है, इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर देखो हल, सबसे पहले हम हल करते हैं, क्या होगा 0.6 पे बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहली बात तो एक संख्या रिपीट हो रही है तो 0.6666 इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, बार का मतलब होता है कि 6 ही 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना x बराबर 0.6666 है, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे, दोनों तरफ 10 से करने पर। ठीक है, करो 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 0.6666। ठीक है, 10 का x में करा तो 10x बराबर, अब 10 का इसमें करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, अगर एक 0 है तो यहाँ पर दशमलव एक अंक इधर के सर जाएगा, तो 6.6666 ये होगा यह समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटा देना है ना। आप नीचे लिख देना कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, आप बिल्कुल स्टेप से करना। ठीक है, तो चलो समीकरण नंबर 2 ये है। अब एक को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, x बराबर 0.6666 घटाओ, घटाने के बाद क्या आएगा, देखो 6 में 6 गए तो 0, 6 में 6 गए तो 0, 6 में 6 गए तो 0, 6 में 6 गए 0, दशमलव, और यहाँ पर क्या जाएगा 6 की 6 है ना, और 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बराबर 6, क्योंकि दशमलव के बाद इन जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। अब x बराबर 6/9, x बराबर 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2/3। तो ये हो गया p/q के रूप में व्यक्त, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं है, मतलब नीचे की संख्या बराबर में 0 नहीं है। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको करना है। अगर आपको ये सवाल समझ आ गए तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका आंसर बताना। क्वेश्चन ये है कि 0.9 पे बार, इसको आप क्या करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है, p/q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, आंसर निकाल कर इसका कमेंट करो फटाक से, अगर आपको ये सवाल समझ आए हैं तो। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर दिया है कि 1.272727 बराबर 1.27 पर बार का मतलब ये है कि बार 27 रिपीट हो रहा है, 27 पे बार चढ़ा है, मतलब 27 27 27 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर 1.272727। ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। आई बात समझ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक संख्या रिपीट हो रही है, एक संख्या पे बार चढ़ा है तो हम 10 से गुणा करेंगे, दो संख्या रिपीट हो रही है, दो संख्या पे बार चढ़ा है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 100 से गुणा करते हैं, 100 इंटू एक्स बराबर 100 इंटू 1.272727। ठीक है, अब 100 का इंटू एक्स में करा तो कितना आ गया, 100x बराबर, देखो दशमलव यहाँ पे है और गुणा हमें करना है 100 से, तो 2 जीरो से हमें गुणा करना है, दशमलव कहाँ खिसक के चली जाएगी, 2 अंक के बाद, 1 अंक 2 अंक, मतलब जहाँ लग जाएगी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब 127 दशमलव अब यहाँ पर आ गई, तो क्या आ गया 272727, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आई बात समझ। जब हम 10 से कर रहे हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव खिसक के जा रही थी, जब हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव खिसक के जा रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 1। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 12727 इस तरीके से जा रहा है।
और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 1.272727 इस तरीके से ये चला जाएगा। दशमलव के बाद है तो इसलिए इस तरीके से लगा दिया। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। घटाओ, देखो इतना जाना उतनी का, 7 में 7 गए 0, 2 में 2 गए 0, 7 में 7 गए तो 0, 2 में 2 गए 0, दशमलव है तो दशमलव। अब 7 में से 1 गए तो क्या आ गया 6, 12, 126, ठीक है 126 आ गया। दशमलव के बाद 0 का कोई भी मतलब नहीं रहता है। आई बात समझ। 100 में से 100 x में से 1 x गया तो कितने बचे, 99x है ना। अब आगे क्या होगा, x बराबर 126/99, ठीक है। x बराबर, काटो इसको, 3 चुक्को 12, 3 दूनी 6, 33 है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, फिर से 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 चुक्को 12, ये 11 बार। तो आंसर इसका क्या आ गया, x बराबर 14/11, ठीक है। ये काट के मतलब 99 से 126 में भाग लगा के आंसर क्या आ गया, 14/11 मतलब 14/11। तो ये हो गया p/q के रूप में व्यक्त। तो इस तरीके से आपको इन सवालों को करना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 0.235 पर बार, 35 पर बार मतलब 35 पे बार है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो माना x बराबर 0.235 है ना, 35 है ना। समीकरण नंबर 1, देखो 35 पे बार चढ़ा है मतलब 2 संख्या के ऊपर बार चढ़ा है तो 3 5 3 5 3 5 रिपीट हो रही हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ हम काय से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार चढ़ा है। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करो। 100 से x में करा तो 100x हो गए, बराबर। अब 100 से हम इसमें करो 0.235, ठीक है। 100 का x में करा तो 100x हो गए, बराबर। मैंने क्या बोला था, 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव खिसक जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 23.535353 इस तरीके से आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। देखो समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 में इसके नीचे लिख लेता हूँ। लिख लिया भैया, क्या है 0.235 फिर 35 इस तरीके से ये समीकरण नंबर 1 है ना, ठीक है। मैंने एक स्टेप बचा लिया, आप पूरी स्टेप करना। आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा रहे हैं। देखो 100x में से 1x गया तो कितना बचा, 99x, बराबर। यहाँ पर 3 में से 3 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 3 में से 3 गए 0 और 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, और 23 में से 0 जाएंगे तो 23 के 23। तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर 23.3। तो x बराबर 23.3/99। देखो यहाँ पर इसमें भाग लगाना है, लेकिन ये दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। तो x बराबर कितना आएगा, 233/990। इसका ये आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस तरीके के सवाल आएंगे तो आप एक भी सवाल नहीं छोड़ने वाले हो, क्योंकि मैंने पूरे सवाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको बताए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाए, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में। देखो अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिस नहीं होंगे पहले चैप्टर से, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप एग्ज़ाम देकर आओगे और फिर बोलोगे कि नहीं बिल्कुल सर आपने जो बताया